Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे arguments and parameters क्या होते हैं जब हम functions के साथ काम करते हैं. So this video is part of your CBSE 12th Computer Science 2023 syllabus and इससे पहले हम ये कर चुके हैं कि functions कितनी तरह के होते हैं. We have done how to create a user defined function और आज हम डिस्कस करेंगे कि arguments and parameters वर्ड का क्या मतलब है और वो किस तरह से कोडिंग में यूज़ होते हैं. फाइन, सो चलिए शुरू करते हैं. हमने बनाया था कि एक फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं. अब फंक्शन में आप कुछ वैल्यूज़ भेजते हो जिसके ऊपर आपका फंक्शन काम कर सकता है. सो जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं दोज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स. और फंक्शन के अंदर जहाँ पर हम उन वैल्यूज़ को रिसीव करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटर. ठीक है, आपको 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. So in your board exam, it can be asked, what is the difference between argument and parameter? So this can be of 2 marks. ठीक है, otherwise 1 mark में पूछ सकते हैं कि बताओ following में से arguments कौन से हैं या parameters कौन से. बट इसका मतलब क्या है? Let's take an example. मैं एक function बनाना चाहती हूँ which should take 3 numbers. It should calculate their average and return the result. ठीक है, कल जो हमने किया था, मतलब प्रीवियस क्लास में जो हमने किया था उसमें हमने सिर्फ प्रिंट कराया था, रिटर्न नहीं कराया था. सो चलिए शुरू करते हैं. मैं अभी आपको ये पाइथन में बना के भी दिखाऊंगी. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट है. सो हमने यहाँ पर डेफ लिखा. डेफ कीवर्ड से आपका फंक्शन डेफिनेशन शुरू होती है. सो डेफ लिखेंगे. फंक्शन का नाम आपकी मर्जी है, जो मर्जी नाम दो. मैंने एवरेज दिया है, आप जो देना चाहो दे सकते हो. आप एग्रीगेट लिखना चाहते हो, मीन लिखना चाहते हो, योर विश. देन आई एम रिसीविंग 3 numbers है, तो मैंने लिखा n1 n2 n3. now what I have to do is I have to find out the result. so result यहाँ पर जो है वो है n1 plus n2 plus n3 divided by 3. so मैंने तीनों को ऐड किया और उसको 3 से डिवाइड कर दिया. then we have a keyword called return. so return result. अब print और return में क्या फ़र्क होता है? अगर हम यहाँ पे print result करते तो यहाँ पे result print हो जाता पर वापस नहीं जाता वहाँ पे जहाँ पे कॉल हुआ है, तो आप उसको आगे किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे. प्रिंट यहाँ से भी हो जाता. बट रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि रिजल्ट यहाँ से वापस जाएगा किसी वेरिएबल में विच कैन फर्दर बी यूज्ड फॉर चेकिंग कंडीशंस और फॉर डूइंग व्हाटएवर वी वांट. सो इफ़ द रिजल्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ऑपरेशंस वी शुड रिटर्न. लेकिन अगर वो फाइनल आंसर है, इसके आगे उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो आप चाहो तो यहीं पर प्रिंट करा सकते हो. अभी तो ये फंक्शन डिफाइन हुआ है, ये तो काम करेगा नहीं. इसके लिए आपको आगे कोड लिखना पड़ेगा. सो लेट्स से आई हैव अ कोड जिसमें मैंने यूज़र से 3 नंबर्स इनपुट करे हैं. ठीक है, सो आई हैव द कोड वेयर हैव आस्क्ड द नंबर्स. सो एंटर फर्स्ट नंबर, सिमिलर वे बी और सी. सो ये इनपुट की लाइन हम अभी लिखेंगे जब हम इसको रन करेंगे. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट देयर एवरेज. तो मैंने लिखा डी इज इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट में पास कर दिया ए बी और सी को. उसके बाद आप इस d को आगे यूज़ भी कर सकते हो कि मान लो अगर d ग्रेटर देन 50 है तो प्रिंट वेल डन, राइट. एल्स आई कैन प्रिंट वर्क हार्ड, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो मतलब जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको हम आगे किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. अब आती है बात यहाँ पर कि पर्पस तो चलो इसका जो भी है, बात यहाँ पे आती है कि इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं. तो ये वैल्यूज़ जो आप पास कर रहे हो दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, सो द वैल्यूज और द वेरिएबल्स पास्ड ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, और ये वैल्यूज जो यहाँ पर रिसीव हो रही हैं दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स. तो जो वैल्यूज हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, और जो वैल्यूज आप पास करते हो दोज आर कॉल्ड arguments. In other programming languages like C, C++, Java and all, जो हम पास करते हैं उन्हें हम actual arguments भी कहते हैं. So it is also called as actual arguments. और जो parameters आप receive करते हो इनका दूसरा नाम होता है formal arguments. ठीक है, तो असली arguments तो नीचे वाले ही हैं, actual arguments. So these are the actual arguments. पर जो हम यहाँ receive करते हैं उनको हम formal arguments या फिर parameters कह सकते हैं. सो दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स. वैसे जब हम कोडिंग करते हैं तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज अ प्रोग्रामर हम क्या टर्म यूज़ करें, बट ऑब्वियसली जब आपसे थ्योरी पूछी जाती है तो आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी
पता होने चाहिए। सो जो वैल्यूज़ पास होती हैं वो आर्ग्यूमेंट्स है, जो रिसीव होती हैं वो पैरामीटर्स है। तो ये काम कैसे करता है, ए बी सी में वैल्यू आ गई, यहाँ से ए चला जाएगा N1 में, ठीक है, बी चला जाएगा N2 में, सी चला जाएगा N3 में, ठीक है। अगर आपके पास कम ज़्यादा वैल्यूज़ हुई, जैसे आप ऊपर 3 रिसीव कर रहे हो लेकिन आप नीचे से 2 पास करते हो या 4 पास करते हो, तो एरर आ जाएगा। इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली द सेम, तो सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैव टू बी पास्ड, तभी फंक्शन काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता है। तो ये एक एग्जाम्पल आपको बनाना है, छोटा एग्जाम्पल भी बना सकते हो इससे आप पेपर में अगर आपसे पूछते हैं। और दूसरा ऑब्वियसली आपको ऐसे डिफरेंस लिखना है, यू हैव टू राइट इन द टैबुलर फॉर्म। तो यहाँ पर आप लिखोगे आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे लिखोगे पैरामीटर्स। तो लिखने वाला डिफरेंस तो ज़्यादा बनता नहीं है, बट एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आर्ग्यूमेंट में क्या करेंगे, वैल्यूज़ मतलब कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, पास्ड टू द फंक्शन ड्यूरिंग द function call. So these are called arguments. और parameters क्या होते हैं, values received in the function header. So function header में जो values आप receive कर रहे हो उसे parameter कहते हैं. These are also called as actual arguments, and this is also called as formal argument. और फिर आप एक एग्जाम्पल बना के, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के उसमें मार्क करके दिखा सकते हो कि आर्ग्यूमेंट कौन सा है, पैरामीटर कौन सा है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। इसमें अभी डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी आएंगे, जैसे अभी जो हम कर रहे हैं ये है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इनको क्या कहते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि आप कितनी वैल्यूज़ भेज रहे हो, जितनी वैल्यूज़ आप पास कर रहे हो उतनी ही वैल्यूज़ वहाँ पर पोजीशन बाय पोजीशन रिसीव होती हैं। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले में जाता है, सेकंड वाला सेकंड वाले में जाता है, थर्ड वाला थर्ड वाले में जाता है। दैट इज़ कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इसमें हमारे को अभी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी करना है, हमें डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी करना है, सो वो हम एक एक करके करेंगे, राइट। पर अभी पहले हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले तो यही प्रोग्राम बना लेते हैं, या जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आई गेव यू सिंपल इंटरेस्ट एज होमवर्क, ठीक है। सो होमवर्क जो आपको प्रोग्राम मिलेगा वो आपको बेटा शेयर कैसे करना है, आपको इंस्टाग्राम पे, मतलब आपको पहले ऑब्वियसली अपने कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाना है, उसके कोड के साथ उसका स्क्रीनशॉट लेकर आउटपुट के साथ आप अपनी इंस्टा स्टोरी पे डालोगे मुझे टैग करके। एंड जो स्टूडेंट्स रेगुलरली टैग करके अपना होमवर्क अपडेट करेंगे उनमें से 3 विल बी सिलेक्टेड एज स्टूडेंट ऑफ द मंथ, राइट। सो दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन विच विल गो ऑन फॉर एवर ऑन द चैनल। तो अभी शुरू करते हैं। हमें सिंपल इंटरेस्ट बनाना है, तो मैंने बनाया डेफ, नाम दे दिया इंटरेस्ट, ठीक है। आई एम रिसीविंग 3 वैल्यूज़ PRT, ये 3 क्या हो गए मेरे पैरामीटर्स। फिर मैंने रिज़ल्ट कैलकुलेट किया, रिज़ल्ट क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट रिटर्न रिजल्ट, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप यूज़र से वैल्यूज़ पूछोगे तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ पूछ सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ द सेम नेम, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर का नाम सेम भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अलग नाम लेना है, तो आप बिल्कुल सेम नाम ले सकते हो, राइट। एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, फिर क्या चाहिए, रेट, रेट पॉइंट्स में हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट ले लेंगे। और बेटर ऑप्शन क्या होती है कि आप ईवैल लगा दो। ईवैल में क्या होता है कि चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। सो एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंटर टाइम। So we ask for time. Now you have to call the formula. Formula मतलब function. तो हम formula नहीं लिखेंगे, function को call करेंगे। मैंने लिखा SI is equal to interest and I'm going to pass the variables for rate and time. So principal, rate and time. और उसके बाद मैंने print करा दिया simple interest is SI
और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू रिटर्न होती है तो हम उसको फर्दर यूज़ भी कर सकते हैं। तो जब आप ये सम्स करते थे मैथ्स में, आपको याद होगा, हम अमाउंट भी कैलकुलेट करते थे। अमाउंट क्या होता था? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो आप जो वैल्यू रिटर्न हुई है उसको यहाँ पर ऐसे यूज़ भी कर सकते हो। अगर मैंने वहीं पे प्रिंट करा दिया होता तो मैं यहाँ अमाउंट नहीं निकाल सकती थी, है ना। सो एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। पहले प्रिंसिपल रीड होगा, फिर रेट, फिर टाइम, फिर ये कॉल करेगा, चेक करेगा 3 वैल्यूज़ भेजी जा रही हैं, 3 रिसीव हो रही हैं, परफेक्टली फाइन। पी में आ जाएगा पी आर, तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, पी आर पी में जाएगा, आर टी आर में जाएगा, टी एम टी में जाएगा। तो जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिखे हैं उसी ऑर्डर में जाकर वैल्यूज़ आपकी रिसीव होगी। तो पी आर विल बी रिसीव्ड इन पी, आर टी विल बी रिसीव्ड इन आर, टी एम विल बी रिसीव्ड इन टी। और उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला चल जाएगा, जो भी रिजल्ट कैलकुलेट होगा वो वापस आएगा, वो इस चीज़ को रिप्लेस करेगा और चला किस में जाएगा? एस आई में। उसको हमने प्रिंट कर दिया और अमाउंट में ऐड करके भी प्रिंट कर दिया। सो इफ़ आई रन दिस नाउ, सो एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, I enter 8,000, rate of interest is 8, time is 4, so I will be getting simple interest as 2,560 and the amount will be 10,560. तो जब आप ये प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पे बनाओगे, आपको इसको कैसे स्क्रीनशॉट लेना है? ऐसे ये प्रोग्राम दिखना चाहिए, आउटपुट दिखना चाहिए, टेक अ स्क्रीनशॉट और टेक अ पिक्चर एंड शेयर इट ऑन योर इंस्टा स्टोरीज, राइट। टैग करना मत भूलना, नहीं तो मुझे नहीं दिखेगी। फाइन, सो दैट्स हाउ वी डू इट। सो ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग फंक्शंस। तो इस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि वी हैव टू सी की डिफ़ॉल्ट इसमें आपके जो ये वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं? आर्ग्यूमेंट्स। सो यू शुड रिमेंबर दिस। और ये जो रिसीव हो रहे हैं ये हैं पैरामीटर्स। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऐसे कोड लिख के दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें से आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं, इसमें से पैरामीटर्स कौन से हैं। तो ये जो हम पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स, मतलब पी आर, आर टी और टी एम, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। और पैरामीटर्स कौन से हैं? पी आर और टी, दीज आर योर पैरामीटर्स। और एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है? अगर मैं इसकी एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से। ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, उसके बाद जब ये एग्जीक्यूट होगा यहाँ से कंट्रोल आ जाएगा इधर, पी आर की वैल्यू पी में, आर टी की वैल्यू आर में, टी एम की वैल्यू टी में, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर यहाँ से रिजल्ट रिटर्न होगा तो वापस वो वैल्यू एस आई में आ जाएगी। देन इट विल बी प्रिंटिंग दैट एंड एग्जीक्यूटिंग दिस। सो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में जब भी फंक्शन कॉल होता है इट गोज़ अप ऑन द टॉप, वहाँ पे जाकर एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद वापस आता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, एक और एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ मैं। इसके जितने एग्जाम्पल करोगे उतना कम है, ठीक है, जितने करोगे उतना आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। सो कैसे करेंगे? अब हम एक और प्रोग्राम बना लेते हैं और उसमें हम क्या करना चाहते हैं? लेट इट बी, व्हाट डू आई वांट टू डू? आई वांट टू रिटर्न समथिंग, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। बाई चांस इसमें भी चलो 3 पैरामीटर्स हैं। अब ग्रेटेस्ट ऑफ 3 बनाना है तो आपने लिखा डेफ ग्रेटेस्ट 3, आई रिसीव द 3 नंबर्स। तो ये मेरे क्या हो गए? पैरामीटर्स या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अब ग्रेटेस्ट ऑफ 3 चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि अगर ए बी से बड़ा है एंड ए सी से बड़ा है, सो अगर ए बी एंड सी दोनों से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट नंबर इज ए। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो पहले मैं एक वेरिएबल ले लूँ, उसमें ऐसे ए स्टोर कराऊँ, फिर यहाँ पर कंडीशन लिखूँ कि अगर जो b है वो मेरा a से बड़ा है एंड जो b है वो मेरा c से बड़ा है तो g शुड बी b। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर c ही सबसे बड़ा होगा, तो g में c पुट कर दो और लास्ट में जाकर आप यहाँ पे लिख दो रिटर्न g, ठीक है। वी डू लाइक दिस। और उसके बाद आपको यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है, तो मैं अभी यूज़र से नहीं ले रही हूँ, मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि यूज़र से कैसे लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी फिक्स्ड ही वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे फिक्स वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया ग्रेटेस्ट 3, दैट्स नेम ऑफ द फंक्शन, एंड आई पास सर्टेन वैल्यूज़। सो ये क्या करेगा? ये मुझे इसमें से ग्रेटेस्ट निकाल के देगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटेस्ट ऑफ
89 120, ये तो सिर्फ मैसेज है, ये तो आप जो मर्ज़ी लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कॉल हमारी ऊपर हो चुकी है और रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है। तो इसको हमने सेव किया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको रन करना चाहती हूँ। सो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, मुझे पता है कि इसका आंसर 120 आएगा। इतना तो ह्यूमन ब्रेन भी बहुत तेज़ है हमारा, है ना। सो इतना तो हम खुद ही गेस कर सकते हैं। बट येस, प्रोग्राम बनाने का तरीका सीख रहे हो आप यहाँ पे, तो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं अभी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड बेसिकली, ठीक है। सो इसका आंसर आ गया 120। परफेक्ट, यही आंसर एक्सपेक्टेड था, है ना। हमारे ह्यूमन ब्रेन ने भी यही आंसर दिया था और हमने अपने आर्टिफिशियल ब्रेन से भी यही कैलकुलेट करवा लिया। अब इसमें आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं। हम यहाँ पे रिटर्न एक बार लिख रहे हैं, हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रिटर्न ए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड कि आप एक फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट कितनी बार लिख सकते हो। तो लिख तो कितनी बार भी सकते हैं, वी कैन राइट इट एज मेनी टाइम्स एज आई वॉन्ट, लेकिन जहाँ रिटर्न एग्जीक्यूट हो गया, जिस लाइन पर रिटर्न एग्जीक्यूट हो गया, फंक्शन वहाँ ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे का फंक्शन काम नहीं करता है। सो व्हेन योर रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, फंक्शन गेट्स ओवर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ लिख भी रहे हो ना, जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहते हो प्रिंट थैंक यू, इस लाइन पे वो कभी आएगा ही नहीं, इट विल नेवर कम टू दिस लाइन, क्योंकि आपकी जो भी कंडीशन ट्रू होगी वहीं से रिटर्न हो जाएगा। ये लाइन तो तब एग्जीक्यूट होगी ना जब वो इस इफ से बाहर आ पाए, वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो रिटर्न मतलब सीधे बाहर चले गए वापस, अगर ये ट्रू हुई तो भी रिटर्न हो गया, एल्स में भी रिटर्न हो गया, तो यहाँ तक पहुँचने का तो सवाल ही नहीं है। सो आप इस कोड को चाहे 100 बार रन कर लो, आपके पास थैंक यू कभी भी प्रिंट होकर नहीं आएगा। सो दैट इज़ अ लाइन विच विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन CBSE में आया हुआ था, ऐसे कोड लिखा हुआ है और पूछा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड इन द कोड, कि आपके पास स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, तो यहाँ पे कभी पहुँचेगा ही नहीं कंट्रोल। सो आप क्या याद रखोगे कि रिटर्न स्टेटमेंट एक से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पहली रिटर्न स्टेटमेंट आई, जहाँ पहली रिटर्न स्टेटमेंट आई, योर एग्जीक्यूशन विल टर्मिनेट ओवर देयर, वहीं पर एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, आगे काम नहीं करेगी। अंडरस्टूड? सो दैट इज़ हाउ ग्रेटेस्ट 3 इज़ वर्किंग। सो इस लाइन का होना ना होना एक ही बराबर है। सो ये हो गया। बाकी यहाँ पर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड भी है। मैं अगर यहाँ पर 6 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट निकालना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, रिजल्ट 1 में मैंने पहले 3 नंबर्स पास कर दिए, फिर मैंने एक और रिजल्ट निकाल लिया, आई कॉल दिस फंक्शन अगेन एंड आई पास सम नंबर्स, तो इसमें भी ग्रेटेस्ट आ जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट निकालना है, लेकिन ग्रेटेस्ट 3 में तो हम दो पास कर नहीं सकते, 3 पास करने पड़ते हैं। तो अगर तो 9 नंबर होते तब तो चलो चल जाता कि भाई हम रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 ले लेते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 0 ले लो। एज्यूमिंग कि नेगेटिव नंबर्स हम नहीं ले रहे, तो वी कैन टेक 0, ठीक है। एंड वी आर एज्यूमिंग वी डोंट हैव नेगेटिव नंबर्स इन दिस, तो इससे क्या होगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो रिजल्ट में आ जाएगा एंड दैट विल बी प्रिंटेड, एंड दिस टाइम माई आंसर इज गोइंग टू बी 140। ये हटा देते, ये नहीं चाहिए। नाउ आई रन दिस। सो दैट शोज़ कि एक फंक्शन आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो। सो ग्रेटेस्ट आ गया 140, मैसेज हम ठीक कर लेंगे जो प्रिंट कर रहे हैं, बट ग्रेटेस्ट ऑफ इज में ग्रेटेस्ट इज। सो दिस विल गिव यू द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर मैं इसको 189 कर दूँ तो अभी आंसर में क्या आएगा, 189। सो वो आप यूज़र से भी इनपुट करा सकते हो, बट सेम फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज मेनी टाइम्स एज आई वॉन्ट। तो मैं फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकती हूँ, ठीक है, इट्स अप टू मी। आई कैन कॉल इट एज मेनी टाइम्स एज आई वॉन्ट, फाइन। सो दैट्स हाउ योर फंक्शंस वर्क। आई होप इसके बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं। These are also called as positional arguments because the same number of values have to be passed. So जितने आपने लिए हैं उतनी ही values आपको पास करनी है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, These all are your arguments. Since ये क्या है, calls, और ये क्या डिपिक्ट कर रही हैं, reusability of code। तो आपका सेम कोड
3 बार यूज़ हुआ है। पहले ए में 189 आया, बी में 120, सी में 80, उसने जो रिटर्न किया वो यहाँ पर आ गया 189। फिर से कॉल हुआ, ए में गया 42, बी में गया 82, सी में आया 140, यहाँ पे 140 आ गया। अब 189, 140 और 0 में से 189 आएगा जो कि फाइनली प्रिंट हो गया। सो ये आपके पैरामीटर्स हैं। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? बोरिंग तो नहीं लग रहा किसी को? कैसी लग रही है 12th की पाइथन? आई होप इट्स इंटरेस्टिंग। थोड़ा मज़ेदार करेंगे इसको। सैटरडे को आपकी लाइव क्लास होगी, टाइमिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता दिए जाएंगे। सो टेलीग्राम ग्रुप पे आई विल शेयर द लिंक ऑफ द लाइव क्लास। ठीक है, तो सैटरडे को जितना हमने अभी तक पढ़ा है फंक्शंस में, ये आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। इसके ऊपर बेस आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन दिया होगा, आपको आउटपुट बताना होगा या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। सो एनी हाउ आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन, सो यू हैव टू रिवाइज वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ। एंड सैटरडे वील बी हैविंग लाइव, जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो इट इज़ बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है, हाफ एन आवर की क्लास होगी जिसमें आप अपने डाउट्स पूछोगे। डाउट्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आई विल आस्क क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। होमवर्क में आप इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को बना के देखोगे और आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल यूजिंग अ फंक्शन। तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड पास करोगे फंक्शन में। सो यू विल पास दैट हाउ मेनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। अगर 300 से कम यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं तो आप चार्ज कर सकते हो 4 रुपीज़ पर यूनिट। अगर 300 से 600 यूनिट कंज्यूम हुई हैं तो चार्ज कर लो 5 रुपीज़ पर यूनिट। 600 से 800 यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं तो 6 रुपीज़ पर यूनिट। और अगर 800 से ज़्यादा कंज्यूम हुई हैं तो 7 रुपीज़ पर यूनिट। तो आपको रिसीव करना है नंबर ऑफ यूनिट्स एज द पैरामीटर और रिटर्न करना है द बिल, कितना बिल आपका कैलकुलेट हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो दैट्स दी होमवर्क। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जाने से पहले। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैंने पढ़ाया है इतनी मेहनत से वो आपको समझ भी आया है या नहीं। और अगर समझ नहीं आया है तो क्या समझ नहीं आया है, राइट दैट इन कमेंट्स। और अगर समझ आया है देन ऑल्सो प्लीज़ राइट अ स्मॉल नोट ऑफ थैंक्स कि येस मैम आपने जो बताया हमें समझ आ गया। एटलीस्ट इतना ही लिख दो, मैम एवरीथिंग इज़ क्लियर। और जस्ट राइट अंडरस्टूड। ठीक है, दैट विल हेल्प मी टू नो कि कौन वीडियो एक्चुअली में देख रहा है और किसको समझ आ रहा है। So leave that one comment in the comment box and share this video with all your classmates, all your education groups, जो भी आपके WhatsApp, Telegram groups हैं. Share the channel in that and share it with your juniors also and ask them to subscribe. And that is it for this video. We'll see you on Saturday. Bye for now. Take care.